Hi guys, welcome back to my channel and today we will be covering part 2 of chapter number 3। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि आपका चैप्टर 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज इसमें से बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। बट वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझने के लिए हमें थ्योरी समझनी पड़ेगी, अदरवाइज हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, सिंपल सी बात है, राइट। तो चैप्टर नंबर 3 पार्ट 2 की अगर मैं बात करूं, आज थोड़े इजी टॉपिक्स होने वाले हैं। ये सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं और ये 3 टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। वंस वी आर डन विद इट, हम ये नेक्स्ट टॉपिक आपकी पार्ट नंबर 4 में करेंगे, पार्ट नंबर 3 एक्चुअली। ओके, सो लेट्स बिगिन विद इट, लेट्स स्टार्ट विद इट नाउ। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? 90% ऑफ स्टूडेंट्स विल से मैम आपने बकवास कर रहे हो, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ही ज्यादा थ्योरी हो गया है। हमारे कॉलेज में तो बोला था कि थ्योरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका प्रैक्टिकल है। मैंने मना तो किया ही नहीं ना, ठीक है। आप लोगों का यही होगा, मैम हमें कोई इंटरेस्ट है नहीं थ्योरी में। हाँ मुझे पता है, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, डीयू के बच्चे हैं। बट प्रैक्टिकल समझने के लिए थ्योरी समझना जरूरी है इस चैप्टर की, ठीक है। तो इसलिए ये पार्ट आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो, हमने एक चीज सीखी कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता क्या है, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपका फ्यूचर प्लानिंग में हेल्प करने वाला है। आप इसका बहुत ज्यादा जरूरी है, सक्सेसफुल होना, इसका बहुत ज्यादा जरूरी है अच्छे से इसे सेटअप करना, अच्छे से इसे बनाना। तो हम जो डेटा यूज करते हैं वो रिलायबल होना चाहिए, प्लस एक्यूरेट होना चाहिए, और एक्यूरेट होना चाहिए। तो वाइल डेवलपिंग स्टैंडर्ड्स हमें थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा, हमें थोड़ा अटेंटिव रहना पड़ेगा। हम अपनी मन मर्जी नहीं कर सकते, तो हमें देखना पड़ेगा कि आखिर भाई ये स्टैंडर्ड बनाता कौन है, कैसे बनते हैं, क्या क्या होता है, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो सबसे पहले आता है हु सेट्स दी स्टैंडर्ड्स। मतलब हमने मैम ये तो देख लिया, बेंचमार्क्स है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए है, सब कुछ है। आखिर ये आदमी है कौन, आखिर ये बंदा है कौन जिसने हमारा एक पूरा चैप्टर बढ़ा दिया, जिसने हमारी जिंदगी को नरक बना दिया। तो गाइस, स्टैंडर्ड सेट करते हैं आपके जॉइंट एफर्ट्स। मतलब जब लोग मिलके स्टैंडर्ड सेट करते हैं, यहाँ पे कोई एक बंदा नहीं करता, ये आपके जॉइंट एफर्ट्स का रिजल्ट होता है। अलग अलग डिपार्टमेंट, सेल्स, कैश, फाइनेंस, बजटिंग, मार्केटिंग, अलग अलग परचेजिंग, इंजीनियरिंग, अकाउंटिंग, सारे डिपार्टमेंट बैठ के अपने स्टैंडर्ड सेट करते हैं। मीटिंग्स आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, एंड फिर फाइनली स्टैंडर्ड सेट करे जाते हैं, ठीक है। तो आपने ये चीज समझी कि गाइस स्टैंडर्ड कौन सेट करता है? दोज हु आर इन्वॉल्व इन इट, जो एक्चुअली ये स्टैंडर्ड्स अचीव करने वाला है, वो ही उसे टू सर्टेन एक्सटेंट बना रहा है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन कि आप अपने एम्प्लॉयज को कितना इन्वॉल्व कर रहे हो वाइल सेटिंग अप दी स्टैंडर्ड्स। ओके, दैट इज इजी। नाउ स्टैंडर्ड्स सेट कैसे होते हैं? सबसे पहले क्या किया जाता है? इंफॉर्मेशन गैदर किया जाता है अलग अलग रिसोर्सेस से, ठीक है। उन्हें प्रोसेस किया जाता है। ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन तुम्हें बहुत ही बकवास तरीके से मिलती है, एक्सेल में मिल जाएगा, कुछ सर्वेस में मिल जाएगा, तुम्हें उसे ढंग से प्रोसेस करना पड़ेगा, एंड देन फाइनली एक आउटपुट जनरेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कितनी क्वांटिटी का रॉ मटेरियल चाहिए, कितने लेबर के घंटे चाहिए, क्या मटेरियल का प्राइस है, क्या लेबर का रेट चल रहा है, ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको गैदर करनी पड़ेगी। तब जाके आप अपने स्टैंडर्ड्स सेट कर पाओगे, तब जाके आप अपनी स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट कर पाओगे, ठीक है। अब इसके दो तरीके होते हैं। एक होता है पास्ट कॉस्ट एनालिसिस। क्या होता है पास्ट कॉस्ट एनालिसिस? पास्ट कॉस्ट का क्या मतलब हो गया? हिस्टोरिकल कॉस्ट। क्या हो गया? हिस्टोरिकल कॉस्ट।
तो यहाँ पे हम पास्ट कॉस्ट मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट को एनालाइज करके अपने स्टैंडर्ड सेट करते हैं। बट जैसे मैंने आपको बजट में भी बताया था कि ये सारा पास्ट का डेटा है, ये सारा पास्ट का डेटा है, फ्यूचर में चेंजेस होने वाले हैं, फ्यूचर में नई चीजें आने वाली है, तो ये थोड़ा इररेलेवेंट बन जाता है, ये थोड़ा इररेलेवेंट बन जाता है। टू ओवरकम दिस हमने एक नया टर्म निकाला, इंजीनियरिंग स्टडी। इंजीनियरिंग स्टडी, इंजीनियरिंग स्टडी क्या होती है? हम इसमें डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं हर चीज का जो हमें उस प्रोडक्ट में चाहिए होगी, जो उस प्रोडक्ट में हमें चाहिए होगी। सो लेट्स से हम मेथड स्टडी करते हैं, मोशन स्टडी करते हैं, टाइम स्टडी करते हैं, प्रोडक्शन रन्स डमी पे चलाते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि कितना यूसेज होगा, कितना लेबर की जरूरत है, कितने मशीन घंटे हैं, कितने लेबर आ रहे हैं। तो इसमें हम बन गए हैं इंजीनियर साहब। क्या बन गए हैं? इंजीनियर साहब, जिसे ऊपर ऊपर की चीजें नहीं पसंद, जिसे डिटेल में जाना पसंद है, जिसे डिटेल में जाना पसंद है। तो इंजीनियरिंग स्टडी क्या हो गई? डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ व्हाट? किसका एनालिसिस करोगे? उन सारी चीजों का, उन सारे ऑपरेशंस का जो प्रोडक्ट और सर्विस को बनाने में, समझने में जरूरी है, जरूरी है। ठीक है, तो दैट इज इट। नाउ गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। ये तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम वीडियो देख के चलते बनोगे और सब्सक्राइब नहीं करोगे? गाइस, मेरे पास YouTube एनालिटिक्स आता है, उसमें लिखा आता है कि 80% ऑफ माय व्यूअर्स डजंट सब्सक्राइब टू माय चैनल। ठीक है, तो दैट इज एक्चुअली वेरी बैड। प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नाउ दिस इज most important part of this video. This is most important part of this video. हम अपने स्टैंडर्ड कॉस्ट को 3 कंपोनेंट्स में बांट सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से है वो? मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड ओवरहेड्स। ठीक है, हम अपने बेसिक वो जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है उसे हम 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं: मटेरियल कॉस्ट स्टैंडर्ड, लेबर कॉस्ट स्टैंडर्ड एंड ओवरहेड स्टैंडर्ड। प्लीज 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 ये समझो, ये समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आपका पूरे नेक्स्ट 3 पार्ट्स, ये होने वाला है पार्ट नंबर 3, ये होने वाला है पार्ट नंबर 4 और ये होने वाला है पार्ट नंबर 5। तो आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा अगर आपको समझ में आया कि चैप्टर कैसे बन रहा है, कंपोनेंट्स है। अब देखो, मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट 2 चीजें डिटरमाइन करेगी। सबसे पहले आप कितनी क्वांटिटी में मटेरियल लगा रहे हो, प्लस क्या प्राइस पे लगा रहे हो, प्लस क्या प्राइस पे लगा रहे हो, तब जाके आपका एक स्टैंडर्ड सेट होगा। ठीक है, क्वांटिटी को हम बोलेंगे आज के बाद यूसेज। क्या बोलेंगे? यूसेज। क्या बोलेंगे? यूसेज। तो क्वांटिटी में हम 2 चीजें देखते हैं। सबसे पहले किस क्वालिटी का प्रोडक्ट एंड व्हाट quantity of product, what quantity of the product should be produced, should be produced। ठीक है, ये आपका बेसिक 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 बात है। आप ऑब्वियसली क्वांटिटी डिसाइड करते हुए नॉर्मल लॉस कंसिडर करोगे। नॉर्मल लॉस क्यों होगा? विच इज अनअवॉइडेबल बिकॉज ऑफ वेस्टेज, बिकॉज ऑफ स्पॉइलेज, इवेपोरेशन, लीकेज, कुछ भी। आप क्वांटिटी सेट करते हुए नॉर्मल वेस्टेज को कंसिडर करोगे, अनअवॉइडेबल कॉस्ट को, अनअवॉइडेबल कॉस्ट को। तो मटेरियल कॉस्ट स्टैंडर्ड में क्या चीजें आएंगी? मटेरियल की क्वांटिटी और मटेरियल का प्राइस, राइट। मटेरियल का क्वांटिटी, आज के हम क्वांटिटी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? यूसेज। यूसेज डिटरमाइन करते हुए हमें क्या 2 चीजें ध्यान में रखनी है? मटेरियल की क्वालिटी एंड मटेरियल की क्वांटिटी, एंड तीसरी चीज अनअवॉइडेबल वेस्टेज, अनअवॉइडेबल वेस्टेज और आई वुड से नॉर्मल वेस्टेज। ठीक है, अब मटेरियल प्राइस, मटेरियल प्राइस, प्राइस जिस प्राइस पे हम ये रॉ मटेरियल खरीदने वाले हैं, और ये कौन डिटरमाइन करेगा? ये परचेज डिपार्टमेंट सेट करेगा। ऑब्वियसली वो अलग 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 सप्लायर्स को कंपेयर करेगा और देखेगा
कौन बेस्ट क्वांटिटी दे रहा है, बेस्ट क्वालिटी दे रहा है एट बेस्ट प्राइस। ठीक है, तो अगर मैं स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट का फॉर्मूला लिखना चाहूं तो यहाँ पे मुझे दो चीजें दिख रही है। सबसे पहले एक्चुअल की तो मैंने बात ही नहीं करी, किसकी बात करी हूँ, स्टैंडर्ड की। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड मटेरियल प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा लेबर, नेक्स्ट आता है हमारा लेबर कॉस्ट। सिमिलरली लेबर कॉस्ट में भी दो चीजें हैं, क्या है मैम, डायरेक्ट लेबर का यूजेज कितने घंटे और किस रेट पे, किस रेट पे। तो यूजेज क्या हो गया, जितने घंटे वो हमारे लिए काम कर रहे हैं उस ऑपरेशन को कितने घंटे लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक शर्ट को 5 घंटे लगेंगे, और क्या रेट हम उन्हें पे कर रहे हैं, क्या रेट हम उन्हें पे कर रहे हैं। एंड फाइनली ओवरहेड स्टैंडर्ड्स, ओवरहेड स्टैंडर्ड्स क्या होता है, आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट। ऐसे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, सारे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स एक्सेप्ट मटेरियल एंड लेबर, डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर को छोड़ के जो भी खर्चा हो रहा है वो क्या है, आपके ओवरहेड स्टैंडर्ड्स, ओवरहेड स्टैंडर्ड्स। ठीक है, क्या सबको ये बात समझ में आई। ऑब्वियसली इसमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों होगा। फिक्स्ड आपका जो आउटपुट के साथ चेंज नहीं होता, योर सैलरीज योर रेंट, और वेरिएबल जो आपकी सैलरीज और जो आपके आउटपुट के साथ चेंज होता रहेगा। फाइन मैम, ये क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड। गाइस मेरी वीडियो के देखने के बाद कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके फ्रेंड ने कोई भारी टर्म यूज कर दिया और आप ऐसे हो गए, हाय ये क्या बोल पड़ा। ठीक है, प्लीज मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद कि आप ऐसा रिएक्शन दो, इसलिए मैं छोटी से छोटी चीज कवर करती हूँ। स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड कुछ नहीं होता, ये होता है बस आप हर प्रोडक्ट और हर सर्विस का एक कार्ड बनाते हो, एक कार्ड शीट बनाते हो, एक कॉस्ट शीट बनाते हो, जिसमें आप सारी चीजें लिख दोगे, जिसमें आप सारी चीजें लिख दोगे वंस यू हैव सेट अप द स्टैंडर्ड कॉस्ट। ये देखो स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट एंड कॉस्ट समरी, प्रोडक्टेड आइसक्रीम, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड्स, ये सब चीजें बस एक रिटर्न फॉर्म में अच्छे से क्या है आपका कॉस्ट कार्ड, क्या है आपका कॉस्ट कार्ड। ओके, सबको ये समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट टर्म्स गाइस। वेरिएंस क्या था, डिफरेंस का नाम, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, वेरिएंस। ठीक है, तो क्या हमने प्लान किया था, क्या हमने बजट किया था, या क्या हमने स्टैंडर्ड किया माइनस द एक्चुअल, दैट इज द वेरिएंस, दैट इज द वेरिएंस। वेरिएंस एनालिसिस मतलब उसे मैं अंदर तक पढ़ लू, उसे मैं अंदर तक पढ़ लू। तो वेरिएंस एनालिसिस इज द डिटेल्ड एनालिसिस, वेरिएंस एनालिसिस इज द डिटेल्ड एनालिसिस कि आखिर ये वेरिएंस आया क्यों, अच्छा आया तो क्यों आया, बुरा आया तो क्यों आया। देखो अगर अच्छा आया तो हमें वो कंटिन्यू करते रहना सो दैट हम फ्यूचर में भी अच्छा करें, अगर बुरा आया तो हमें इंप्रूव करना है सो दैट फ्यूचर में बुरे रिजल्ट्स ना आए। ठीक है, तो हमें एनालिसिस तो करना पड़ेगा। दो तरीके के वेरिएंस आ सकते हैं, एक होता है फेवरेबल, एक होता है वेरिएबल। फेवरेबल मतलब चीजें पॉजिटिव है, चीजें पॉजिटिव है, और अनफेवरेबल चीजें नेगेटिव है। मैम वेरी 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 स्लो क्लैप्स फॉर यू। आपको लगता है कि हम इतने गधे हैं कि हमें ये भी नहीं समझ में आएगा कि फेवरेबल और अनफेवरेबल का क्या मतलब होता है। ठीक है, सॉरी। नाउ वेरिएंस दो तरीके से आ सकता है, दो चीजों की वजह से आ सकता है, एक होता है कंट्रोलेबल और एक होता है अनकंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल, लेट्स से आपने इस बार एक नए सप्लायर से माल लिया जो बहुत महंगा दे रहा था, जिसकी वजह से ये डिफरेंस आया, तो अब आप ऑल्टरनेटिव सप्लायर ढूंढ सकते हो जो बेटर प्राइस पे दे। तो दिस इज समथिंग विच इज कंट्रोलेबल, मतलब आपका वेरिएंस आया और आप उसमें एक्शंस लेके उसे कंट्रोल कर सकते हो, उसे कम कर सकते हो। अनकंट्रोलेबल होता है जो आएगा ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैम, आपने एक कप में यू नो 1 लीटर पानी डाला है, हमें पता है वो ट्रांसफर करते हुए थोड़ा वेस्ट होता है, थोड़ा वेस्ट होता है। ठीक है, तो दैट इज अनकंट्रोलेबल, दैट इज नॉर्मल, दैट इज नॉर्मल। तो अनकंट्रोलेबल मतलब आपके हाथ में नहीं है, आप उस वेरिएंस को हिला डुला नहीं सकते, आप उसे कम ज्यादा नहीं कर सकते। मतलब मैम इन्फ्लेशन हो रहा है इकोनॉमी में, 5% के हिसाब से इन्फ्लेशन हो रहा है,
अब आप इससे सस्ता माल नहीं ढूंढ सकते। दिस इज समथिंग विच इज नॉट इन योर हैंड, दिस इज समथिंग जो आपके हाथों से बाहर चली गई है चीजें। दिस इज समथिंग अनकंट्रोलेबल, दिस इज समथिंग अनकंट्रोलेबल। ठीक है, तो ये होते हैं आपके कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल वेरिएंस। अब बस इतना ही था इस पर्टिकुलर वीडियो में, 15 या 16 मिनट की वीडियो थी। बस इतना ही तुम्हें बताना था, सबसे चीजें, इंपॉर्टेंट टर्म्स और कैसे हमारा आगे चैप्टर बढ़ेगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 3 में करेंगे मटेरियल वेरिएंस। क्या करेंगे? मटेरियल वेरिएंस। और मैं सारा का सारा तुम्हें हर वेरिएंस का फॉर्मूला दूंगी, उसे समझाऊंगी एंड हम 2 क्वेश्चंस करेंगे। प्लीज इस पर्टिकुलर पार्ट को देखने से पहले एक पेपर पेन जरूर ले आना, मेहरबानी कर लेना मेरे ऊपर। So that's it for this particular video. I'll see you in the next video. Bye bye. Take care and don't forget to subscribe to my channel.